वेलकम 8th क्लास स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये 8वीं क्लास का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यही टॉपिक आपको आगे आने वाली क्लासों में 9th 10th और आगे तक जो है बहुत ही मददगार साबित होगा। अगर आपको इस विषय के बारे में जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छी तरह से कर लें तो निश्चय ही आप इसमें आगे की जो आपकी क्लासेस हैं उनमें आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, ये क्या होती हैं, और ये पाठ्य पुस्तक का 8वीं का चैप्टर नंबर 2 है। इस आज के टॉपिक में हम एक्सरसाइज 2.1, 2.3, 2.5 और 2.6 में जो दिए गए प्रश्न हैं उनको कैसे हल किया जाता है, उनमें कौन से ऐसी विधियां अपनाई जाती हैं जिनसे कि हम लीनियर इक्वेशन को हल कर सकें। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि रैखिक समीकरण होता क्या है और रैखिक समीकरण में प्रयुक्त होने वाले जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम सिस्टेमेटिकली एक एक करके अच्छी तरह से उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे जो मेन पॉइंट है जो रैखिक समीकरण के हैं वो है चर। चर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जितने भी समीकरण हैं उनमें हम कोई ना कोई चर प्रयोग करते हैं। वो चर होते क्या हैं, तो ए वेरिएबल इज़ ए क्वांटिटी दैट मेक चेंज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम। जो हमारी गणित की जो क्रियाएं हैं, प्रॉब्लम हैं, उनके अंदर जो राशि प्रयुक्त होती है उसकी वैल्यू जो है, उसका मान जो है वो बदलता रहता है। तो अर्थात चर वह राशि है जिसका मान, वैल्यू गणितीय क्रियाओं में बदलता रहता है, उन्हें चर कहते हैं। चर वेरिएबल को प्रायः हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से दर्शाया जाता है। जितने भी वेरिएबल्स हैं हम उनको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए उन वेरिएबल्स को हम जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट हैं, उनसे हम उनको दर्शाते हैं। ज़्यादातर हम अल्फ़ाबेट में प्रयोग होने वाले जो हमारे आप देखेंगे वो ABCD या इसी तरह आगे MNPQTSUVXYZ जो आपको आप देखेंगे, जिनका प्रयोग ज़्यादातर इन समीकरणों में लीनियर इक्वेशन में किया जाता है। दूसरा, रैखिक समीकरण में अचर क्या होता है। अचर हम किसे कहते हैं, कांस्टेंट। अचर को हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट से आपको जैसे मालूम पड़ रहा होगा कि जिसकी वह राशि जिसका मान सदैव स्थिर रहे, बदलता न रहे या कभी ना बदले। जैसे को कांस्टेंट 5 का वैल्यू 5 ही होती है, उसको आप ना 4 कह सकते हैं ना 6 कह सकते हैं। 5 जो वस्तुएं हैं वो 5 ही होंगी। 100, इसी तरह 800, इसी तरह 1000, इसी तरह आगे जितने भी हमारी नंबर पद्धति में संख्या हैं वो कांस्टेंट होती हैं, उनका मान वही रहता है, स्थिर रहता है। तीसरा, समीकरण क्या होता है। हम जो पढ़ रहे हैं इक्वेशन, समीकरण को इक्वेशन बोलते हैं। ये समीकरण होता क्या है। एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट टू थिंग्स आर इक्वल। इट कंसिस्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस, वन ऑन ईच साइड ऑफ एन इक्वल साइन। इक्वल साइन बराबर है कि साइन चिन्ह के दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है उसे हम समीकरण कहते हैं। और इसे हम एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन के बीच में मध्य में हम इक्वल का साइन लगाते हैं, उससे एक समीकरण बन जाता है। अर्थात समीकरण उसी को कहते हैं जिसमें कि क्या है, इक्वलिटी, अर्थात बराबर है का चिन्ह लगा हो। तो हिंदी में प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया गणितीय कथन जो दो वस्तुओं को समान या तुल्य बताता है, जो दो वस्तुओं को एक समान बताता हो और जिसे हम उन वस्तुओं को दर्शाने के लिए जिन प्रतीकों का, जिन सिंबल्स का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम समीकरण कहते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चौथा है टॉपिक, इसी में डेफिनेशन, वो रैखिक समीकरण, जो आज हमारा मेन टॉपिक है। आखिर रैखिक समीकरण होता क्या है, लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो इट इज़ एन algebraic expression in which each term has an exponent of 1 and graphing of the equation result in a straight line। अर्थात रैखिक मतलब रेखा समीकरण, लीनियर इक्वेशन, इसमें जो है एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें हम टर्म यूज़ करते हैं
और उन टर्म्स में जो पावर होती है उसकी एक्सपोनेंट की पावर जो होती है वो मैक्सिमम 1 होती है। और इसको अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारे पास एक सीधी लाइन प्राप्त होती है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, मगर होगी एक लाइन, अर्थात एक लाइन, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब रैखिक समीकरण को एक ऐसा समीकरण जिसमें चर को क्यों हो सकते हैं, वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, अर्थात इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स जितने भी हैं उनसे हम समीकरण को दर्शा सकते हैं। परंतु इन अल्फ़ाबेट की जो घात होगी, जो जिन चरों को हम अल्फ़ाबेट के रूप में प्रयोग करेंगे उनकी अधिकतम घात 1 ही होगी, अर्थात ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें चर की घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब मैंने एक समीकरण यहाँ ले रखा है, हम इस समीकरण में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न जो एक एक करके हम जानेंगे कि समीकरण क्या होता है, इसमें प्रयोग होने वाले कौन कौन से इसके पार्ट हैं। तो जैसे मैंने ले रखा है 3x जमा 5 बराबर है 0, तो ये अपने आप में इक्वलिटी के साइन के अंदर और इस तरफ चर और कांस्टेंट से मिलकर जो पूरी की पूरी बनता है समीकरण, उसे बोलते हैं इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन में सबसे पहले कंडीशन है कि इक्वेशन उसे ही कहा जाएगा जिसमें इक्वलिटी का साइन लगा हो और दूसरी तरफ 0 हो या कांस्टेंट हो। तो ये हमारे पास देखो यहाँ लिखा है, इसमें इक्वलिटी समता का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसे हम कह सकते हैं, इसमें समता का चिन्ह लगा हुआ है तो हम कह सकते हैं इक्वल टू, तो ये एक समीकरण का हिस्सा है। दूसरा, समीकरण में एक x या y या a b c चर हो सकता है। x यहाँ पे चर वेरिएबल है, चर के साथ लगने वाली जो अंक है उन्हें हम गुणांक कहते हैं। तो यहाँ x का गुणांक 3x का गुणांक है, जो यहाँ संख्या है, नंबर है, वो 3 है और x के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे हम पढ़ते हैं 3 का गुणांक, अर्थात कोफिशिएंट ऑफ x कहते हैं। और इसमें बीच में कोई भी साइन होता है, प्लस होगा या माइनस भी हो सकता है, किसी समीकरण में प्लस भी हो सकता है, किसी में माइनस भी हो सकता है, तो और बराबर है 0। और इसमें ये कांस्टेंट भी यूज़ होते हैं, कांस्टेंट को बोलते हैं अचर। और इस तरह तो हमारे पास एक समीकरण होता है, समीकरण लीनियर इक्वेशन में चर होगा, कोफिशिएंट वो हो सकता है, साइन इसमें इक्वलिटी प्लस और माइनस का भी होगा, इक्वलिटी का साइन भी होगा और इक्वलिटी के साइन के उस तरफ शून्य भी हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है, अचर बाईं लेफ्ट साइड में अचर भी हो सकता है, दाईं तरफ ही अचर हो सकता है। दूसरा, इस जो हम समीकरण पढ़ते हैं उनमें जो जैसे 3x जमा 5 बराबर 0, इसमें जो 3x जमा 5 है वो बायां पक्ष है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और जो 0 है उसे दायां पक्ष कहते हैं, राइट हैंड साइड कहते हैं। अर्थात एक समीकरण में दो पक्ष होते हैं, इक्वलिटी के इस तरफ बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में एक हिस्सा होगा और दूसरा उसका दाईं तरफ होगा, उसे राइट हैंड साइड कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें और जो पांचवा पॉइंट है, 3x जमा 7 एक समीकरण है, 3x जमा 7 बराबर 0 एक समीकरण है। समीकरण में जो घात होगी उसकी पावर हमेशा 1 होती है, जैसे एक घात वाला ही घात अधिकतम जिसकी घात 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अर्थात जो x का जो कोई भी चर हो, अगर उसकी मान 1/2 हो या अंडररूट में होगा या x की पावर 2 होगा या बटे में x होगा, 1/x होगा, इस तरह के जो चर होंगे वो लीनियर इक्वेशन में नहीं कहलाएंगे, उन्हें रैखिक समीकरण में नहीं प्रयोग होंगे। अर्थात ये अगर हमारे पास किसी प्रश्न में इस तरह से दिया गया हो और पूछा गया हो कि क्या ये रैखिक समीकरण है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इनमें घात 1 में 1/2 है, इसमें 2 है, ये बटे में चला गया तो इसकी घात -1 है। तो इस प्रकार ये जो x चर है ये रैखिक समीकरण नहीं है। छठा, रैखिक समीकरण का निर्माण होता किस तरह है। यहाँ पे मैंने थोड़े से एग्जाम्पल रखे हैं, हम बड़ी आसानी से इसे, यहाँ मैंने पहले गुणांक ले रखा है, फिर चर ले रखा है और फिर मैंने जमा और माइनस का चिन्ह ले रखा है, आगे अचर मैंने 9 ले रखा है। तो इस प्रकार अगर हम इनका निर्माण करना चाहें तो 5 से 1 को गुणा करें, पहले हम 5 से 1 को गुणा करें, फिर इक्वलिटी का निशान लगाएं और फिर कांस्टेंट जोड़ें, तो हमारे पास बन जाएगा 5a, आगे जमा का निशान 9 और समीकरण में क्या है, हम इसमें 0 लिख देंगे। दूसरी तरफ इसमें 0 लगाएंगे क्योंकि समीकरण के उस तरफ
कोई ना कोई कांस्टेंट होना चाहिए। इसी तरह दूसरा 5 को अगर हम b से ये करें और फिर हम जमा का निशान लगाएं तो हमारे पास बन जाएगा 5b जमा 9 बराबर है 0। इसी प्रकार तीसरा समीकरण हमारे पास इसी चीज़ का बन जाएगा 5c जमा 9 और बराबर है 0। इसी तरह अगर हम इन्हीं गुणांक और इन्हीं चर में माइनस का चिन्ह प्रयोग करें और आगे चर लिखें और दाईं तरफ अगर हम इसको 0 के बराबर लिखें तो हमारे पास जो समीकरण बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 5 को इसे गुणा और माइनस का निशान -9 बराबर है 0। इसी तरह दूसरा 5b -9 बराबर है 0। इस तरह अगर हम c का प्रयोग करें तो 5c -9 बराबर है 0। तो इस प्रकार हमारे पास एक रैखिक समीकरण का निर्माण होता है। इसी तरह हम अगर दूसरा ले, इसमें गुणांक मैंने -6 ले रखा है, चर में इसमें मैंने x y z ले रखे हैं, आगे चिन्ह जमा का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है और अचर जो होगा उसमें 11 ले रखा है मैंने। तो और उसकी इक्वलिटी की तरफ हम अगर 0 लें तो हमारे पास जो नए समीकरण बनेंगे वो -6x जमा आगे अचर 11 है बराबर है 0। इस प्रकार बन जाएगा समीकरण। दूसरा -6y जमा 11 बराबर है 0। इस तरह तीसरा -6z जमा 11 बराबर है 0। इसी प्रकार अगले तीन हम माइनस के चिन्ह के साथ भी नए समीकरण बना सकते हैं, रैखिक समीकरण। और इसी तरह मैंने अगला जो ले रखा है गुणांक, यहाँ पे गुणांक इसमें p/q के रूप में भी हो सकता है, परिमेय संख्या के रूप में भी हो सकता है गुणांक। तो उस अगर हमारे पास इस तरह गुणांक एक रैशनल नंबर हो, आगे हमारे पास वेरिएबल्स p q r हों, आगे साइन प्लस या माइनस हो, आगे कांस्टेंट 12 हो और इक्वलिटी की तरफ अगर हम 0 लें तो हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगा 3/7। अगर p पहला जो वेरिएबल है p, मैं माइनस के साथ इसको लेता हूँ -12 = 0। नेक्स्ट 3/7 q वेरिएबल है और माइनस का चिन्ह -12 = 0। इस तरह अगला 3/7 r वेरिएबल है, माइनस का चिन्ह आगे 12 बराबर है 0। तो इस प्रकार अगर हमारे पास गुणांक दिए हों, अचर दिए हों, चर दिए हों और इक्वलिटी और हम साइन लगाते हुए एक रैखिक समीकरण के निर्माण कर सकते हैं अपनी इच्छा से। तो इस प्रकार जो एक रैखिक समीकरण का निर्माण होता है। नेक्स्ट अब जो हमारे पास रैखिक समीकरण है, अगर हम उनको हल करना चाहें, उनकी वैल्यू निकालना चाहें तो हम किस प्रकार उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रैखिक समीकरण को हल करना। रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन जो होती हैं उनमें हमने जो वेरिएबल ले रखे हैं x y z कोई भी हो या p q r हो, एक ही इसमें वेरिएबल होगा, अगर उसका मान अगर हमने निकालना हो तो ऐसी कौन सी विधियां हैं जिनका प्रयोग करते हुए हम उन रैखिक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जो स्टेप हैं या उसमें पार्ट हैं जिनसे हम एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं वे हैं नंबर 1 पक्ष स्थानांतरण विधि, उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। एनी टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन टू द अदर एंड या साइड विद द चेंज ऑफ इट्स साइन। जब भी हम लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि जो कांस्टेंट हैं एक तरफ को हम क्या करते हैं वेरिएबल चर लेते हैं और दूसरी तरफ को हम कांस्टेंट लेते हैं, मगर जब भी हम ट्रांसपोज एक जगह से दूसरी जगह में बराबर है से इक्वलिटी की तरफ अगर हम किसी कांस्टेंट को ले जाते हैं तो अगर उसके साथ प्लस का निशान लगा हो तो उसे हम किस में बदल देंगे माइनस में। अगर उसमें माइनस है लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में उसका क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो ट्रांसपोजिंग जो मेथड है उसमें हम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती हैं उनको हम साइन उनका चेंज करते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तब हमें ज़्यादा इसका पता चलेगा कैसे। एग्जांपल है हमारी एक्सरसाइज का या क्वेश्चन है वो 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 y + 3 = 10। यहाँ पे हमारे पास रैखिक समीकरण दिया गया है वो y जमा 3 बराबर है 10 है। तो अब y के नीचे y जमा के नीचे जमा 10 के बराबर है के नीचे बराबर है 10 के नीचे 10 और ये जो 3 है जमा का 3 हम इसे ट्रांसपोज कर देंगे
अर्थात इसका पक्ष स्थानांतर कर देंगे। इसे लेफ्ट हैंड साइड से हम उठाकर इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ प्लस का क्या है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, और जब हम इसको इक्वलिटी के साइन के उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास उसका जमा 3 का क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। तो वाई के नीचे वाई, इक्वलिटी के साइन के नीचे इक्वलिटी, 10 के नीचे 10, 3 हम उस तरफ ले गए तो जमा का 3 -3 बन गया। तो वाई बराबर है 10 में से 3 कम हो गए 7। तो इस प्रकार मैंने ट्रांसपोजिंग विधि द्वारा या पक्ष स्थानांतरण विधि द्वारा जो है इसका हमने हल निकाल लिया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है। इसमें हम ट्रांसपोजिंग विधि द्वारा हम इसे कैसे करेंगे, पक्ष स्थानांतरण विधि द्वारा कैसे करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 4z + 3 = 6 + 2z। तो 4z के नीचे 4z, ये 2z जो हमारे तरह राइट हैंड साइड में दिया है इसे हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, और जो 3 है वो लेफ्ट हैंड साइड से है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। मगर इनका पक्ष स्थानांतर करती बार इसमें जमा का 3 अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। और ये जो 2z हमारे पास राइट हैंड साइड में, अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, -2z बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बन जाएगा, 4z और 2z हमने उधर से लेके आए इसको इक्वलिटी के साइन से, तो -2z बराबर है 6 के नीचे 6, 3 हमने उस तरफ को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में लेके आए, उसका पक्ष हमने स्थानांतरित कर दिया तो जमा का 3 -3 बन जाएगा। तो 4z में से जब हम 2z कम करेंगे तो हमारे पास 2z बच जाएगा, 6 में से 3 कम करेंगे 3 बच जाएगा। इस प्रकार हमारे पास क्या बच जाएगा, 2z बराबर है 3। तो इस प्रकार कई बार बच्चों को पता नहीं चलता, तो इसमें कैसे करते हैं, तो 2z बराबर है 3, तो 2 को z से गुणा हुई है और बराबर है 3, तो z के नीचे z, गुणा हमेशा भाग में चेंज होती है, 3/2, भाग का मतलब बटे में चला जाएगा, इसमें अपॉन हो जाएगा, z = 3/2। तो इस प्रकार हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, z = 3/2। अब दूसरी विधि जिसके द्वारा हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं उस विधि को हम बोलेंगे बज्र गुणा विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है हम नंबर्स की कर देंगे या वेरिएबल्स की कर देंगे, तो इस प्रकार हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको जब इसकी डेफिनेशन या इस तरह इसको डिफाइन करेंगे, जब किसी रैखिक समीकरण में चर का गुणांक p/q परिमेय संख्या में हो तो बज्र गुणा विधि का प्रयोग करते हैं। हम इसको कब यूज़ कर सकते हैं, जब किसी वेरिएबल के साथ, किसी वेरिएबल x या y या z के साथ हमारे पास जो p/q कोई परिमेय संख्या जुड़ी हो, तो उसमें या रैशनल नंबर जुड़ा हो, तब हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिखा है 3x/5 + 7 = 0। ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण है। अगर हम इसको हल करना चाहें तो कैसे, तो 3/5 x, 7 यहाँ जमा का प्लस का 7 है, जब हम इसको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -7। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x/5 बराबर है -7, और 3x/5 बराबर है -7/1। जिस भी किसी भी संख्या के साथ अगर वो अकेली है अंश में, तो हम हर में उसमें 1 जोड़ के उसका भी परिमेय संख्या बना सकते हैं। अर्थात हम किसी भी अकेली संख्या को उसके बटे में 1 लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बन जाएगा, एक 3x/5 बराबर है -7/1। तो यहाँ पे भी अंश हर, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस का मतलब ऊपर अंश से हर को गुणा और हर से अंश को गुणा, तो 3x से 1 गुणा हो जाएगी, 3x × 1 बराबर है -7 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, -7 को 5 से गुणा हो जाएगी। तो इस प्रकार 3x को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x बराबर है 7 को हम 5 से गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35, मगर यहाँ अपोजिट साइन होने के कारण माइनस का चिन्ह, तो -35। और इसमें सॉल्व करती बार 3 को x से गुणा है, तो -3 × x बराबर है -35। अब मैंने कहा है गुणा जो है वो डिवाइड में चेंज हो जाती है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x = -35/3 इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई बज्र गुणा विधि में क्या करें होता है, जिसमें एक परिमेय संख्या हो a/b = c/d हो। तो इस प्रकार अगर हमारे पास आमने सामने 2 परिमेय संख्याएं हों का युग्म हो और बीच में इक्वलिटी का साइन हो, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, या इस प्रकार हमारे पास कोई भी
लीनियर इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई ए को डी से गुना कर ए गुना डी कर देंगे और बी से सी को गुना तो कर देंगे, तो हमारे पास सी गुना बी या बी गुना सी आ जाएगा। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि या मेथड कहते हैं। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 2.3 है, 8th क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2y + 5/3 = 26/3 - y, ये क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई जो मेथड है उससे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो वैसे लिख देंगे इसको। फिर जैसे ट्रांसपोजिंग मेथड पहले करेंगे इसमें यूज़, जो माइनस का y है वो राइट हैंड साइड में है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे इधर, और जो लेफ्ट साइड में 5/3 है उसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2y और y इधर से आया तो जमा y बराबर है 26/3, 5/3 यहाँ प्लस का है तो इधर माइनस से हो जाएगा -5/3, और 2y प्लस जिसके साथ किसी भी वेरिएबल के साथ कुछ न लगा उसको हम 1 मान के चलते हैं, तो 2 और 1 कितना बन जाएगा, 3y बन जाएगा। इधर दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होने के कारण उसका एलसीएम भी 3 आएगा, और जब एलसीएम एक इक्वल हो तो ऊपर जो संख्या वो घट जाती हैं, कहने का मतलब बटे के नीचे 3 और 26 - 5। तो इस प्रकार हमारे पास नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 3y बराबर है 26 - 5/3, और 26 से 5 कम हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 21/3। तो 21 जो है 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3y बराबर है 7। अब दोबारा यहाँ 3 को y से गुणा है, 3 को y से गुणा होने के कारण हम इसको 3 को क्या ले जाएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बन जाएगा, y = 7/3। तो इस प्रकार हमारे पास जो आज हमने लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसके जो पार्ट हैं, जो उसके कंपोनेंट हैं, उनको हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने एक लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्मेशन होती है उसमें क्या क्या प्रयोग होता है उसमें, और उसके बाद उसके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के पास हमारे जो 2 स्टेप हैं वो लीनियर इक्वेशन में पक्ष स्थानांतरण ट्रांसपोजिंग है, और दूसरा जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो इस प्रकार हमारा जो आधा इस यूनिट का टॉपिक जो है हमारे पास हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में जो इसमें बचा हुआ शेष भाग हम उसको ये करेंगे। धन्यवाद।